जीवन में प्रयास सदैव करें, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। कहते हैं कि प्रकृति इतनी खूबसूरत है और इसे बचा कर रखना, इसे संजो कर रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकारें, जो तंत्र हैं या प्रशासनिक जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं, लेकिन ये हर एक मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति को, हम अपनी पारिस्थितिकी को, हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। और इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में निदेशक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ दशकों से लोग पर्यावरण के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं और इसे संरक्षित रखने के लिए, इसे बचाए रखने के लिए, इसे स्वस्थ रखने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। क्योंकि जो हमारी जीवन शैली हमने जो डेवलप कर ली है, जो जीवन शैली हमने बना ली है, उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं ना कि अटेंटिव मोड में आने की ज़रूरत है। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, पर्यावरण तो एक ऐसा विषय है जो समस्या पर्यावरण की क्रिएट हुई है, वो बेसिकली हम ही एक मानव जनित ये समस्या है और इसका समाधान भी जो है वो हम सभी मानव को मिलकर के ही निकाला जा सकता है। तो जो विभिन्न सरकारी तंत्र हैं, विभिन्न सरकारी एजेंसियां हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जनमानस के बीच में सभी लोग मिलकर के ही उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो सभी लोग मिल करके, क्योंकि ये समस्या भी हम लोगों ने मिल करके इकट्ठा की है, तो इस समस्या का समाधान भी हम ही लोग मिल करके निकाल पाएंगे। बिल्कुल, कहते हैं कि सब मिलकर अगर करते हैं तो जो रिजल्ट निकल करके आता है, जो परिणाम निकल करके आते हैं, वो बहुत खूबसूरत निकल करके आता है, क्योंकि सबके साथ से सब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अभी के परिप्रेक्ष्य में, तो सरकारें बहुत ज़्यादा सजग हैं। वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो। अगर हम बिहार की बात करें तो जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। आप चूँकि बहुत करीबी से इस अभियान के लिए काम कर रहे हैं, इस अभियान को आप देख भी कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है और ये किस तरीके से हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आने वाले भविष्य में। जी, जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बेसिकली हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, जिसमें यह सोचा गया था कि जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण अगले लंबी अवधि के लिए कैसे किया जाए, हमारा भी जो जल है, हमारा जो हरियाली है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जो है उसको आगे उसकी संख्या में या उसकी विकास में उसको कैसे उसकी संख्या में जो है वो वृद्धि की जाए, इसके बारे में रखा गया था। तो मेन जो विषय था, जैसे कि कहा गया था कि जल और हरियाली के बीच में जो है वो जीवन को रखा गया था, क्योंकि इन दोनों के बिना जो है वो जीवन संभव नहीं था। तो विभिन्न विभाग जिसमें इस कार्यक्रम में बेसिकली 15 विभाग जुड़े हुए हैं सरकार के, और वो जो है वो हरियाली से जुड़े हुए या जो संरक्षण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे हैं उन पर जो है कार्य कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत 11 अवयव हैं जिन पर जो है राज्य सरकार काम कर रही है, जिसमें विभिन्न कुओं को चिन्हित करना, उनको अतिक्रमण से मुक्त कराना, सोलर लाइटिंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स को जो है वो उपयोग में लाना, सरकारी बिल्डिंग्स में जो है जितने भी हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं को उसमें स्थापित करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो है वो जो हमारे आहार, पोखर, पैन हैं उनको अतिक्रमण से मुक्त कराना और उन पर वृक्षारोपण करना, ताकि वो लंबे काल के लिए जो है वो हमारे उपयोग के लिए हमको उपलब्ध रह सकें। वो भी एक राज्य सरकार का प्रयास है। साथ ही साथ बड़े स्तर पर वृक्षारोपण काम करना, नर्सरीज में पौधा उगाना और उसको जन सहयोग के माध्यम से जो है वो लगाना और उनको जीवित रखना भी जो है वो कार्यक्रम का एक प्रमुख अवयव है। जी, तो काफ़ी विस्तारित तौर पर इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो ग्रीन कवर है बिहार का उसे हम लगातार बढ़ा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीन कवर होगा हमारा पर्यावरण उतना ज़्यादा स्वस्थ होगा। स्वस्थ पर्यावरण मतलब हम स्वस्थ रहेंगे। बेशक आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बिहार
के लिए। कहते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बहुत लोग बिहार में पानी की अधिकता को बाढ़ से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे देखते हैं कि पानी की अधिकता है तो हम इसे वेटलैंड से जोड़ करके देखते हैं, जहाँ हम अलग अलग फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हम जूट जो है उसकी खेती कर सकते हैं, मखाने की खेती कर सकते हैं, जो पानी का सिंघाड़ा होता है हम उसकी खेती कर सकते हैं। वेटलैंड्स के बारे में आप हमें बताएं कि ये क्या है, किस ज़मीन को, मतलब कौन सी ऐसी पानी की जो पोखर है या तालाब है या पानी का जो एरिया, इसे हम वेटलैंड की श्रेणी में लाएंगे। सामान्य रूप से कहेंगे तो जो एक ऐसा एरिया जिसमें सामान्य रूप से जो वर्षा का प्राकृतिक पानी आता है और लंबी अवधि तक जो है उस एरिया में बना रहता है, उसको हम लोग वेटलैंड्स मान सकते हैं। इन वेटलैंड्स का जो इकोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बेसिकली किसी भी तंत्र को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। और बिहार राज्य जो है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो वेटलैंड्स हमारे राज्य में उपलब्ध हैं। हम लोगों के ने जो सर्वे कराया था उसके हिसाब से करीब 4000 से ज़्यादा वेटलैंड्स जो हैं वो राज्य में हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या में सभी वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करना और उन पर संरक्षण के कार्य करना अभी शुरुआती तौर पर संभव नहीं था, तो प्रथम चरण में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो बड़े वेटलैंड हैं जो 100 हेक्टेयर से ऊपर के हैं, ऐसे 133 वेटलैंड्स को राज्य सरकार ने चिन्हित किया है और उनको लंबे स्तर पर उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उन पर कार्य किया जा रहा है। अभी जमीनी स्तर पर उनको चिन्हितीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है और साथ ही साथ उनको उन वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड तैयार किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन वेटलैंड्स की इकोलॉजी के हिसाब से जो है वो उनका हेल्थ कैसा है। तो इन वेटलैंड्स में अभी तक हम लोगों ने 133 वेटलैंड में से 36 वेटलैंड्स को जो है वो उनका हेल्थ कार्ड तैयार कर लिया है। आगे के चरण में सभी वेटलैंड्स को हेल्थ कार्ड हम लोग तैयार करेंगे और उनको लंबे अवधि में कैसे मैनेज किया जाए उस पर जो है वो तो कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है ताकि हमारा यह जो पर्यावरण है इसे हम स्वस्थ रख सकें, संरक्षित रख सकें। जी। थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पे हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। सर, इतने बातचीत के दौरान आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और चूँकि भी मानसून का सीज़न है और ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप कह सकते हैं कि जहाँ से पानी बरसता है वहाँ से ही उसको बचाने की जरूरत, प्रयास होने चाहिए। तो अगर आप वाटर साइकिल को देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो वन क्षेत्र हैं जो बादलों को आकर्षित करते हैं और फिर वहाँ से जो प्रथम बरसात होती है वो जंगलों में होती है। तो जंगलों के क्षेत्रों से ही उस पानी को बचाने के प्रयास हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। तो जंगलों में जो है वो सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के कार्य हम लोग करते हैं, जिसके कारण हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो पानी जंगल में बरस रहा है वो अधिक से अधिक समय तक जंगल में रह सके, ताकि वो जितने ज़्यादा समय जंगल के अंदर रहेगा उतना ही जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। प्राकृतिक रूप से वनों का स्वरूप जो है वो अपने आप जो है वो विस्तारित होता चला जाएगा। तो हम लोगों का प्रयास होता है कि उस पानी को रन ऑफ के माध्यम से वो तुरंत जंगल के बाहर नहीं आ जाए। जितने अधिक से अधिक समय तक वो जंगल के अंदर बना रहेगा वो प्रकृति को बढ़ाने में सहयोग करेगा। इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के चेक डैम्स का निर्माण जो है वो जंगलों में करते हैं ताकि वो पानी जो है जंगल में रह सके। यही पानी जब निकल करके शहरी क्षेत्र में या नदी नालों में आता है तो वहाँ भी हम लोगों के प्रयास होते हैं कि उनको बचा करके रखा जाए। जो हमारे कुएं हैं, जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे डिफरेंट वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स में भी जो है इन पानी को संरक्षित करके रखा जाए। साथ ही साथ जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो एक हमारे जल जीवन हरियाली अभियान का एक अभिन्न अंग भी है कि जो हम अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह से तैयार करें कि उनमें जो बरसात का पानी आता है वो बरसात का पानी जो है वो हम संग्रहित करके जो है वो रख सकें और बाद में उसको जो है वो उपयोग कर सकें। तो जो पानी हमारा बिल्डिंग्स पर भी पड़ता है, उन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जा रहा है कि वो पानी बरसात का वो पानी हम जो है एकत्रित कर लें और जब पानी की उपलब्धता कम हो जाती है तो उस पानी को हम लोग जो है वो उपयोग कर सकें। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब अमूमन गांव में देखा जाता था लोग बाल्टियां रखा करते थे जहां वो
खपड़ैल मकानों से जब पानी गिरा करता था धार के साथ, तो बाल्टियाँ रखा करते थे कि आगे से हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो रेन वाटर है वो फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है उनके विकास के लिए। अभी मानसून है, एक बहुत चिंता का विषय जो है कि मानसून का पैटर्न लगातार बदल रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पटना के एक क्षेत्र में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, दूसरे क्षेत्र में बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। एक ये पैटर्न है। कभी कभी होता है कि कभी बहुत बारिश की अधिकता हो जाती है, जो एक नॉर्मल होना चाहिए फ्लो वैसा नहीं रह पाता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कारण है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जो वर्षा का पैटर्न इरेटिक हुआ है, कहीं फ्लड्स हुए हैं, कहीं जो है वो ड्रॉट्स हुए हैं, इसका मुख्य कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे जो है वो पूरे विश्व का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, और जिसके कारण जो है जलवायु में एक इस तरह के परिवर्तन होने लगे हैं जो हमारे अस्तित्व को ही आज चैलेंज करने लगे हैं। हमारे जो हिमखंड हैं वो पिघल रहे हैं, हमारे जो उन हिमखंडों से ज़्यादा हिमखंड पिघलने के कारण वो पानी जो है हमारे समुद्र में जा रहा है, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं वो बेसिकली जलमग्न हो रहे हैं, तो इस सारे प्रभाव उन पर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो हैं वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं, और जलवायु परिवर्तन जो एक समस्या है वो बेसिकली हमारी मानव जनित समस्या है। कहीं ना कहीं जो हम ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जित होती हैं, जो पोल्यूशन हम लोग करते हैं, उसका ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जलवायु के ऊपर पड़ रहा है, और उसी का प्रभाव हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि आज वर्षा का पैटर्न जो है वो कहीं एकदम से बहुत ज़्यादा वर्षा हो जा रही है, कहीं जो है जहाँ वर्षा होनी चाहिए उस समय वर्षा नहीं हो रही है, तो उसका समय भी बदल गया है, उसका फ्रीक्वेंसी भी बदल गया है, उसका मात्रा भी बदल गया है, और एक जो चीज़ें बैलेंस होकर के रहनी चाहिए किसी भी इकोलॉजी में, वो चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम लोगों को जो समस्या हम लोगों ने क्रिएट की है अपनी विकास की गतिविधियों के कारण, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो रोक लगाने की ज़रूरत होगी। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की रहें कि कम से कम जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन हो, कम से कम पोल्यूशन हो, कम से कम जो है वो वायु का प्रदूषण जो है वो रहे, तभी जो है हम लोग जो है वो पर्यावरण को और इकोलॉजी को बचा करके रख पाएंगे, और तभी जो वर्षा का पैटर्न या जो और भी जो चीज़ें जलवायु से जुड़े विभिन्न इंडिकेटर्स हैं उन पर जो है वो एक बैलेंस्ड वो पैरामीटर्स रह पाएंगे। बिल्कुल, जो मानक हैं वो बहुत ही संतुलित तभी रहेंगे जब हम सब सजग होंगे, और ये हम सबका सजग होना दर्शकों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण में को नुकसान अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है तो उसका जो परिणाम है वो हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। तो हम सबकी सजगता ही इस पर्यावरण को संरक्षित रख सकती है। अगर हम एक और चीज़ के बारे में बात करें तो हमने जो पैटर्न देखा है बिहार में कि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं पक्षियों की, वो उनका बिहार आगमन होता है प्रजनन के लिए, या तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जब माइग्रेट कर रही होती है तो थोड़े देर के लिए विश्राम ही करती हैं हमारे राज्य में। इसका क्या हमारे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक अगर हम प्रभाव की बात करें तो? देखिए, किसी भी इकोसिस्टम को अगर आप देखेंगे तो उसमें डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इकोसिस्टम जो मोनोकल्चर रहेगा वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकता है। उसमें होगा कि बीमारियां होने लगेंगी, एपिडेमिक्स होने लगेंगी, और वो सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो किसी भी इकोसिस्टम्स को यदि लॉन्ग टर्म में इस्टेब्लिश होना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और हमारा राज्य जो है वो डाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही संपन्न राज्य है। यदि हम लोग पेड़ पौधों की प्रजाति की बात करें तो हमारे यहाँ 1151 पौधों की प्रजातियाँ हैं, 300 से ज़्यादा जो है वो पक्षियों की प्रजातियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं, 200 से ज़्यादा जो है मेडिसिनल प्लांट्स जो है हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ ऑर्किड की भी प्रजातियाँ हैं। उसके अलावा यदि देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ एंगल से देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी है जो वन्य प्राणियों की देखने को मिलती है, चाहे वो हर्बीवोर्स की वैरायटी हो, चाहे वो कार्निवोर्स की वैरायटी हो। कार्निवोर्स की वैरायटीज़ में देखेंगे तो हमारे पास बाघ है, हमारे पास जो है तेंदुआ है, भालू है। उसके अलावा अगर हर्बीवोर्स में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो हिरन की विभिन्न प्रजातियां हैं, और हमारे पास
गैंगेटिक डॉल्फिन है जो बेसिकली गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को जो है वो स्वस्थ रखने का काम करती है। यदि राज्य को देखेंगे तो पूरा राज्य को हम 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांट सकते हैं। जो गंगा के ऊपर का भाग है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है उसकी एक क्लाइमेट है, नॉर्थ ईस्ट की जो क्लाइमेट है वो एक अलग क्लाइमेटिक जोन है, और गंगा के साउथ में जो एरिया है वो एक अलग क्लाइमेटिक जोन है। तो इन तीनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन में फसलों की वैरायटी भी डिफरेंट है। इन तीनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है वन्य प्राणियों की और पौधों की वो प्रजातियां भी डिफरेंट हैं। तो डाइवर्सिटी के मामले में बिहार राज्य बहुत संपन्न राज्य है, और इसी डाइवर्सिटी के कारण हमारा जो इकोसिस्टम्स है वो बैलेंस बना हुआ है। बिल्कुल, किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, अगर संतुलित रखना है तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हमने लगभग जो पर्यावरण से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे हैं उनका जिक्र हमने यहाँ पे किया है। मॉनसून के पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं उसका क्या कुप्रभाव पड़ रहा है ये भी हम सब झेल रहे हैं, क्योंकि अचानक जहाँ बाढ़ नहीं आनी होती है अचानक से पता चलता है कि वो एरिया जो है वो बाढ़ग्रस्त हो गया, फ्लडेड हो गया है।